Hello and welcome everyone. Now, in this video, we are going to talk about non-cooperation movement and various trends and groups, how they reacted towards this movement. That shall be the today's topic. What is non-cooperation movement and what is non-cooperation according to Gandhiji? So this movement was, started in 1920 and ran up to 1922. So what was this? What is the meaning of this non-cooperation? All these things we shall be talking in details. So let's begin our video. Introduction. In his famous book Hind Swaraj, that was published in 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Swaraj means self-governance. 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 Yes? Okay. सो गांधी जी का मानना था, उन्होंने अपने बुक हिंद स्वराज में लिखा 1909 में महात्मा गांधी जी ने ये ओपनली कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में अभी राज कर रही है ये सिर्फ पॉसिबल है तब जब इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया है. मीन्स वी इंडियंस आर सपोर्टिंग देम, कोऑपरेटिंग देम, ओनली देन दे वर एबल टू एस्टेब्लिश. मीन्स अगर हम उनका सहयोग नहीं करते, अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करते तो ना तो वो अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर पाते यहाँ पर और ना ही यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाते. जस्ट बिकॉज ऑफ अवर कोऑपरेशन दे हैव सर्वाइव्ड, दे हैव इस्टेब्लिश्ड देयर गवर्नमेंट एंड दे हैव सर्वाइव्ड अंटिल नाउ. सो गांधी जी सेज अगर इंडिया के लोग कोऑपरेट करना छोड़ दें, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, तब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ये जो ब्रिटिश रूल है, ये सिर्फ 1 साल के अंदर में ही ख़त्म हो जाएगा. इट विल कोलैप्स विद इन अ ईयर. ठीक है, तो चलो मैं इस पे डिटेल में बात करता हूँ कि कैसे, हाउ. मीन्स ये महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि हमने कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स को यहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए. वी इंडियंस कोऑपरेटेड. डोंट यू थिंक इट सीम्स रियली स्ट्रेंज? बट व्हेन आई एक्सप्लेन, ये स्ट्रेंज लगेगा नहीं. जैसे देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ब्रिटिशर्स के घर में खाना कौन बनाता था? इंडियंस. उनके घर के सारे काम कौन करता था? इंडियंस. ऑफिस में जो ऑफिसर्स थे मोस्टली कौन थे? इंडियंस. आर्मी में कौन था? इंडियंस. काम कौन करता था सारा उनका? इंडियंस. तो अगर हम ये काम उनका करना छोड़ दें, ना उनसे ट्रेड करें, ना उनके आर्मी में जाएं, ना उनके स्कूल कॉलेजेस में जाएं, ना उनके घर में काम करें, तो क्या वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? नहीं. यही तो बोलना था गांधी जी का. गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट वी वर कोऑपरेटिंग देम, दैट्स व्हाई दे हैव सर्वाइव्ड अंटिल नाउ. ये रीज़न था कि गांधी जी कहते कि हमने कोऑपरेट किया है उनको, हमने साथ दिया है उनका, इसलिए उनका गवर्नमेंट अभी भी चल रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा. What are the features of non-cooperation movement? तो गांधी जी से कि ये जो कॉपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ये जो साथ दे रहे हैं हम, जो सहयोग कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का, इसको करना अगर छोड़ दें तो ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगा. तो कैसे उनका साथ छोड़ना है, कैसे नॉन कॉपरेशन अप्लाई करना है, व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन हम जान लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके देखते हैं. The movement was essentially a peaceful and non-violent protest against the British government in India. Very first and important point and the feature of all Gandhian strikes and movements. गांधी जी के सारे मूवमेंट का एक क्वालिटी था, एक फीचर था नॉन वायलेंस. मीन्स बिल्कुल भी वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करना है. इट मस्ट बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट the British government. Indians were asked to surrender their titles and resign from nominated seats in local bodies as mark of protest. तो पहला काम क्या दिया गया? असहयोग कैसे करेंगे? बोले सबसे पहले जितने भी टाइटल्स मिले थे, जितने भी उपाधियां मिली थी, जितने भी
सम्मान वाली उपाधियाँ मिली थी। डू अंडरस्टैंड? सम्मान की उपाधियाँ, जैसे किसी को सर का उपाधि मिल गया, किसी को नाइटहुड की उपाधि मिल गई, ठीक है। सो ये सारे जो टाइटल्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के बड़े लोगों को, फेमस लोगों को जो उपाधि दी थी, जो टाइटल दिया था उनके ऑनर में, पहले उनको ख़त्म करो, मीन्स उनको वापस करो। एक प्राइम एग्जाम्पल है, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, और टैगोर जी ने उसको वापस कर दिया, कहा कि मुझे सर की उपाधि नहीं चाहिए क्योंकि मेरा देश आज़ाद नहीं है, ठीक है। तो टैगोर हैड रिफ्यूज्ड नो एक्सेप्ट दैट सर टाइटल, दैट नाइटहुड, ओके। तो ऐसे ही सारे टाइटल्स को सरेंडर करने का बोला गया। इस मूवमेंट के थ्रू गांधी जी ने सबको ये बोला कि भैया जो जो भी आपको गवर्नमेंट से टाइटल्स मिले हैं, उपाधियाँ मिली हैं, वापस करो। और दूसरा, रिज़ाइन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट्स, मीन्स जितने भी इलेक्शन में तुमने पार्टिसिपेट करके सीट जीते हैं, जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं, ओके, गवर्नमेंट में लोकल इलेक्शन हो चाहे सेंट्रल असेंबली इलेक्शन हो, ठीक है, उन सब को बोला कि लीव दोज पोस्ट्स, रिज़ाइन करो उन पोस्ट से। दिस इज़ अ वे ऑफ प्रोटेस्ट। ये एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि किसी एक एरिया में एमएलए है और वो एमएलए इंडियन है, तो गांधी जी ने कहा कि रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट, नहीं चाहिए हमको, ठीक है, वही लोग चला ले गवर्नमेंट, हम सहयोग और नहीं करने वाले। सो ऑल द लीडर्स and all the nominated peoples are told to surrender their titles and resign from their seats. Then comes Gandhi ji also asked people to resign from their government job. लोगों को कहा कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब मत करो, ब्रिटिशर्स का सहयोग बिल्कुल नहीं करना है, कॉपरेशन बिल्कुल नहीं करना है, सो लीव दोज गवर्नमेंट पोस्ट्स। पीपल वर आस्क्ड टू विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लोगों को बोला गया कि गवर्नमेंट कॉलेज मत जाओ, गवर्नमेंट के स्कूल मत जाओ, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलेज चलाती है डोंट गो देयर, जो स्कूल्स चलाती है डोंट गो देयर। और क्या बोला गया? पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स। लोगों को बोला गया कि फॉरेन चीज़ों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। फॉरेन से जो इंपोर्ट करके जितने भी लेके आए गए हैं, कपड़े हों चाहे कुछ भी हों, ठीक है, बायकॉट दैम। बायकॉट का मतलब है पूरी तरह से रिजेक्ट करना, पूरी तरह से हटा देना, मीन्स बिल्कुल यूज न करना। और कहा कि इंडिया के चीज़ों का यूज किया जाए, इंडिया के चीज़ों का यूज किया जाए, फॉरेन की चीज़ों का यूज न किया जाए। इसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। And another words, if you want to hear, vocal for local, you can say vocal for local means बोला गया कि फॉरेन की चीज़ें मत खरीदो। ये भी तो असहयोग है। मीन्स बोला कि फॉरेन के जो सामान आते हैं, अंग्रेज़ों का सामान मत खरीदो, उनको इनकम नहीं होगा, उनके ट्रेड में उनको घाटा होगा, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम नहीं खरीदेंगे उनका, ताकि उनको घाटा हो, ठीक है। So Indian people did not want to buy foreign goods. They started buying Indian goods. Vocal for local. Vocal for local means local चीज़ों को उन्होंने encourage किया कि इंडिया की चीज़ों को खरीदा जाए ताकि इंडिया के लोगों को benefit हो। People were asked to boycott the elections to the legislative council. जो central imperial legislative council हो रहा था, उसमें भी participate करने से मना किया गया कि don't participate in that election, boycott that. रिजेक्ट दैट। पीपल और आस्क नॉट टू सर्व इन ब्रिटिश आर्मी। बोला कि आर्मी में मत जाओ, छोड़ दो आर्मी में जाना, नॉट रिक्वायर्ड। और बोला अनटचेबिलिटी ख़त्म करो, छुआछूत जो था सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म करो, यस। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वॉज ऑल्सो प्लान दैट इफ़ अबव स्टेप डिड नॉट ब्रिंग रिजल्ट, पीपल वुड रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस। मीन्स और क्या बोला गया था, ऊपर की जितने भी डिमांड हैं, ऊपर की जितने भी चीज़ें हैं, अगर ये पूरा नहीं हुई, अगर ये पूरा नहीं कर पाई हमारे एम को, एम क्या था, एम था कि यहाँ लोगों को फ्रीडम मिलना, ठीक है, लोगों को फ्रीडम मिलना। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला, तो आगे का कदम था कि दे विल नॉट पे द टैक्स।
इतना स्टेप्स लेने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद, तब भी अगर आज़ादी नहीं मिली तो गांधी जी हैड प्लान दैट दे विल रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स। पहले ही पार्ट में उन्होंने टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ नहीं किया, बोला कि इतना सब करने के बाद अगर हमारा एम फुलफिल नहीं होता है, डू यू अंडरस्टैंड, तब हम क्या करेंगे, टैक्स पे करना भी छोड़ देंगे, टैक्स पे करना भी छोड़ देंगे। ठीक है, और आगे भी उन्होंने प्लान करके रखा था स्टेज 2, अगर इतना कुछ करने के बाद भी एम पूरा नहीं होता है, इतना कुछ करने के बाद भी अगर एम पूरा नहीं होता है तो वो एक और मूवमेंट लॉन्च करेंगे, दैट इज़ नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारा काम नॉन कॉपरेशन से नहीं बना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हमारा काम नहीं बना, मीन्स ये फेल हो गया, तो हम अनदर क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट लॉन्च करेंगे, दैट इज़ नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज यू व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स गवर्नमेंट का साथ न देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग न करना, नॉट कोऑपरेटिंग द गवर्नमेंट टू रन द गवर्नमेंट। यस, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, हाउ Gandhi ji suggested people that how this will be done. He said that all the protests should be done peacefully without any violence. Second one, he asked all the people to give up their titles and refuse to participate in local election. Whoever is selected there, whoever is local leader, told that to leave your post, resign from the post. They also asked people to resign from the government jobs. They also told people that don't send your kids or children to the schools and colleges run by the foreign government. Yes, they also told people to boycott foreign goods and use only Indian made goods. And they also told people not to take participation is in Imperial Legislative Council. They also told that don't serve and don't enroll yourself in British Army. They also said we have to stop untouchability. And they also said the final point, if our demands, means if our aim of getting India freedom is not completed using all these things, then we will also refuse to pay the tax. हम अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमको आज़ादी नहीं मिली तो वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। यस, और सेकेंड स्टेज में ये भी बोला कि अगर हमारा काम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट अनदर मूवमेंट दैट इज़ नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, ओके। The summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively and to get popular support from the movement, for the movement. Means शौकत अली तुम्हारे खिलाफत मूवमेंट वाले, अली ब्रदर और गांधी जी पूरे देश में बहुत जगह घूमा इन्होंने, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। ठीक है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बायकॉट करेंगे सारी चीज़ें, फॉरेन की चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब छोड़ेंगे, गवर्नमेंट ब्रिटिश लोगों के यहाँ काम नहीं करेंगे। सो पीपल, गांधी जी एंड शौकत अली आस्क्ड पीपल, एक्सप्लेन पीपल, डिस्क्राइब्ड पीपल व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन। ये तो हो गया, पूरे देश को समझाने की कोशिश की कि वी ऑल हैव टू डू वन थिंग, दैट इज़ नॉट कॉपरेट द गवर्नमेंट। अब देखते हैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, बिकॉज इट वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दैट टाइम। यस, सो कांग्रेस ने कैसे रिएक्ट किया इस पे। मैनी विद इन द कांग्रेस वर कंसर्नेड अबाउट द प्रपोजल। Many within the Congress were concerned about the proposal. What was the proposal? They were reluctant, means they were not ready to boycott the council elections scheduled for November 1920.
दे feared that the movement might lead to popular violence. सो कांग्रेस में एक प्रॉब्लम था। कांग्रेस के कुछ लोग सोचते थे कि हमको जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला था नवंबर 1920 में, ठीक है, उसको हमको बायकॉट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीन्स कुछ लोग थे कांग्रेस में जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और क्यों करना चाहते थे? दे फियर्ड, उनको एक डर था, एक कहना चाहिए डर था कि वायलेंस हो जाएगा। अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पूरे देश में वायलेंस का माहौल बन जाएगा। देयर विल बी एन एनवायरनमेंट ऑफ वायलेंस ऑल ओवर द कंट्री। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. मीन्स कह सकते हो इलेक्शन था आपके नवंबर में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सितंबर से स्टार्ट हुई। सितंबर से लोगों ने मीटिंग करना स्टार्ट किया, डिस्कस करना स्टार्ट किया। सितंबर टू दिसंबर ये बहुत बड़ा टसल था कांग्रेस में, खींचातानी चल रहा था। कोई कहता था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो कोई कहता था इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज अ पीरियड ऑफ टसल, कह सकते हो खींचातानी। देयर वाज अ पीरियड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके, इन कांग्रेस कि इलेक्शन में भाग लें कि ना लें, वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और नॉट। सो यू जस्ट रिमेंबर सितंबर 1920 को तुम्हारा कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता में, कलकत्ता सेशन, कोलकाता नहीं, दैट टाइम इट वाज कलकत्ता, यस। सितंबर 1920 कलकत्ता, ओके। कांग्रेस सेशन यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट हुआ। यहीं पे गांधी जी ने प्रपोजल रखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो दिसंबर और इस प्रपोजल को सबको एक्सेप्ट करने में दिसंबर 1920 का टाइम लग गया। सितंबर 1920 को ये मूवमेंट का प्रपोजल रखा था कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने, और सितंबर से दिसंबर सेशन आते आते, जो दिसंबर सेशन कांग्रेस का दिसंबर 1920 में हुआ था, वो हुआ था नागपुर में, ठीक है। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था। वहाँ पे ये फाइनली डिसाइड किया गया, ठीक है, कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से बता दूं, गांधी जी ने 1920 सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था, और इस प्रपोजल को पास होते होते, सबको एक्सेप्ट करते करते दिसंबर 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे ये सब लोग राजी हो गए, सब लोग माने, ऑल एक्सेप्टेड दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पहले तो खींचातानी चला, कोई बोला हाँ, कोई बोला ना। फाइनली दे अग्रीड इन दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन एट नागपुर, ओके। सो दिस वाज द न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम विच वाज प्रिंटेड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अबाउट गांधी जी कि क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे न्यूज़पेपर में प्रिंट होती थी, खिलाफत क्या है, ऑल दिस थिंग, ओके। चलो देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों ने क्या क्या किया। देखो, फॉरेन के कपड़ों को ऐसे इकट्ठा करते थे और जला देते थे, ठीक है। इधर देखो, ये है हथकरघा, ठीक है, जिसमें हाथ से कपड़ा बुना जाता है। तो इसको सपोर्ट किया, बोला कि इंडिया के चीज़ों को ख़रीदो और इंडियंस को सपोर्ट करो, ताकि इंडिया के ट्रेडर्स, इंडिया के कपड़े बनाने वाले, इनको फ़ायदा हो, और फॉरेन के कपड़ों को इकट्ठा करके जला देते थे। लेफ्ट में देखो, यहाँ पे फॉरेन के कपड़ों को इकट्ठा करके वो लोग क्या करते थे, दे यूज़ टू बर्न देम डाउन एंड दे यूज़ टू वोकल फॉर लोकल, मीन्स लोकल सामान को ख़रीदने के लिए लोगों को इनकरेज करते थे। एक करघा कितना बड़ा बनाया है देखो, और इसको घुमा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं सब लोगों को दैट वी हैव टू बाय आवर इंडियन प्रोडक्ट्स, ओके। गांधी जी खुद कपड़ा बनाकर लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की,
ये देखो हाथकरघा, इसे कपड़ा, खुद का कपड़ा खुद बुनते थे और पहनते थे। और आगे देखते हैं पोस्टर्स क्या छपते थे उस टाइम पे, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो और भारत का सामान खरीदो, ठीक है, बी इंडियन बाय इंडियन, इंडिया की चीज़ें खरीदो और इंडिया को सपोर्ट करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करो। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। और कैसे स्टैम्प्स पेपर छपते थे, टिकट, ये पोस्टल कार्ड में टिकट जो चिपकता है, नॉन वायलेंस, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, स्वतंत्र भारत, दिस काइंड ऑफ स्लोगन्स वर प्रिंटेड। ये उस टाइम का क्या था, न्यूज़पेपर भी था, ठीक है। उस टाइम के बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स के ऊपर ये आर्टिकल छपा था उस टाइम के न्यूज़ में। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी इंडिया में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हर ग्रुप के लिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसका अलग अलग मीनिंग था। हर ग्रुप के लोगों ने, इंडिया में जितने भी ग्रुप थे, सारे ग्रुप्स ने, सारे लोगों ने ये नॉन कॉपरेशन का मतलब, ये स्वराज का मतलब, ये फ्रीडम का मतलब, सेल्फ गवर्नेंस का मतलब अलग अलग समझा। सबके लिए ये जो सेल्फ गवर्नेंस है, स्वराज है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये इसका अलग मीनिंग था। सबके लिए अपना अपना मीनिंग था, अपने हिसाब से सब लोगों ने देखा, इसको कह सकते हो। ऑल पीपल गॉट द मीनिंग ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड दिस स्वराज differently according to their mindset, according to their belief. They got the meaning of non-cooperation movement and this Swaraj. So let's see क्या था। Movements in town, तो शहरों में, शहरी इलाकों में इस मूवमेंट का क्या मतलब था, शहरी इलाकों में इस मूवमेंट का क्या मतलब था, लोगों ने इस मूवमेंट के चलते शहरी इलाकों में, टाउन्स में क्या किया, that is what we are going to talk. शहर में सोशल स्फेयर पे, सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, शहर के सोसाइटी पे क्या असर पड़ा। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़, thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practice. तो शहर में लोगों ने क्या किया, लोग जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज जाना छोड़ दिए, गवर्नमेंट के स्कूल्स जाना छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, जो मिडिल क्लास के लोग थे शहरों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। जो स्टूडेंट्स थे, हज़ारों स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स और प्रोफेसर्स, हेडमास्टर्स, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जॉब छोड़ दिया अपना। और लॉयर्स, जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट जाने से मना कर दिया, दे स्टॉप्ड देयर लीगल प्रैक्टिसेस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। देखो गांधी जी का क्या डिमांड था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, सब हुआ, ये सब चीज़ें हुई। मीन्स क्या हुआ, मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, students left school and colleges, teachers, headmasters, professors left their schools and colleges, resigned from their job, lawyers also refused to go to the court for legal practices. Okay, in many provinces, means India के most of the parts में लोगों ने बायकॉट किया, किसका, इलेक्शन का। लेकिन एक ऐसा एरिया था मद्रास जहाँ पे एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, ठीक है। मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, इसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहा। मीन्स दे डिड नॉट बायकॉट दिस जनरल इलेक्शन। उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनके पार्टिसिपेट करने का एक रीज़न था। क्यों, देखो अब तक मद्रास प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रोविंस में ओनली ब्राह्मण लोग ही इलेक्शन में सिलेक्ट होके आते थे, इलेक्शन में इलेक्ट होके लीडर बनते थे, ओनली ब्राह्मण्स। सो दिस टाइम दोज ब्राह्मण्स ऑफ मद्रास डिसाइडेड टू बायकॉट द इलेक्शन। मीन्स अभी क्या था, इतने अब तक जितने भी इलेक्शन हुए थे इसमें सिर्फ ब्राह्मण लोग क्या करके आते थे, इलेक्ट होके आते थे, ठीक है। तो जो जस्टिस पार्टी है उसमें नॉन ब्राह्मण थे, तो वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मण लोग
बायकॉट करते हैं इलेक्शन, तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब तक वही लोग सेलेक्ट होकर आते थे। तो अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, हम सेलेक्ट होना चाहते हैं। सो दे थॉट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर द काउंसिल, ठीक है, टू गेट सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। मीन्स सिर्फ ब्राह्मण लोग लीडर बनते थे, उनको पावर मिलता था और इलेक्शन में इलेक्ट होके आते थे। तो अब की बार गांधी जी के बोलने पर दिस ब्राह्मण्स रिफ्यूज टू टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। तो अब मौका किसको मिल गया? जो जस्टिस पार्टी है, जहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण्स ही सिलेक्ट होते आए हैं अब तक, तो हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी वो लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए जस्टिस पार्टी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बायकॉट प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम टेलिंग यू ना, हर ग्रुप के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपना मीनिंग था। तो जस्टिस पार्टी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रिफ्यूज़ कर दिया बायकॉट करने से इलेक्शन को। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मौका था गवर्नमेंट में आने का, काउंसिल में इलेक्ट होके लीडर बनने का, क्योंकि अब तक लीडर तो सिर्फ ब्राह्मण बनते थे। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि क्यों जस्टिस पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया। लेट्स गो ऑन टू इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमी पे क्या असर हुआ इसका? द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वॉज मोर ड्रामेटिक। बहुत अजीब सा इफेक्ट था, बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट था। देखते हैं क्या इफेक्ट था। Foreign goods were boycotted and liquor shops closed and foreign cloth burnt in huge bonfire. I have already discussed about this thing कि क्या किया था इंडिया के लोगों ने। इन्होंने बायकॉट कर दिया था, क्या? फॉरेन की चीज़ों को ख़रीदना, शराब की दुकानों को बंद करा दिया, और क्या किया उन्होंने? फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया। बोन फायर में मीन्स एक जगह इकट्ठा करके, बोन फायर, ठीक है, जो कैंप फायर है वहाँ पे लगाया, एक जगह इकट्ठा किया और आग लगा दिया, उस पर जला देते थे। ठीक है, और क्या क्या? द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल्ड बिटवीन 1921 to 22, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। सो गौर से देखो, पहले इंडिया 102 करोड़ रुपीस का कपड़ा हर साल इंपोर्ट करता था, लेकिन 1921 और 22 में ये पूरा आधा होकर 57 करोड़ का हो गया। क्यों? क्योंकि लोग फ़ॉरेन के कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, नहीं खरीदना चाहते थे। तो अगर फ़ॉरेन की चीज़ें नहीं खरीदी जाएंगी तो उसको इंडिया में लाके फ़ायदा क्या है? इंपोर्ट क्यों किया जाएगा? वाई पीपल आर और बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर्स आर गोइंग टू इम्पोर्ट दीज फॉरेन क्लॉथ्स इफ़ पीपल विल रिफ्यूज़ टू बाय दैम? क्यों उसको फ़ॉरेन से मंगवाएंगे? क्यों उसको इम्पोर्ट करेंगे? अगर फ़ॉरेन का कपड़ा यहाँ पे जलाया जाता है और नहीं पहना जाता है तो पूरा अंग्रेज़ों का बिजनेस ठप पड़ गया। मीन्स समझ लो, उनका इनकम आधा हो गया कपड़े में। 102 करोड़ का जो इंपोर्ट होता था, अब सिर्फ 57 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा था, तो पूरा आधा हो गया था। सो यही तो वो गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा ना हो, इंडिया के लोगों को फ़ायदा हो। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो बहुत जगह में जो बिजनेसमैन हैं वो क्या किए? रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, फॉरेन की चीज़ें बेचने से भी मना कर दिया। लोग खरीदना नहीं चाहते थे तो अलग बात है, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने फॉरेन की चीज़ों को बेचने से भी मना कर दिया। बोलते थे फॉरेन का सामान है, नहीं बेचेंगे, ना ही डील करेंगे, ना ही बिजनेस करेंगे। ठीक है, और फॉरेन की चीज़ों पे पैसा लगाने से भी मना कर दिया। फॉरेन के बिजनेस, फॉरेन की चीज़ों पे इंपोर्ट करना, उस पर पैसा लगाना भी बंद कर दिया। As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes, wearing only Indian ones. तो जैसे ये मूवमेंट पूरे देश में फैला, लोग क्या है, सिर्फ क्या पहनते थे? भारतीय कपड़ा पहनते थे, इंडियन हैंडमेड क्लॉथ पहनते थे। देखो, इंग्लैंड से जो आता था वो मशीन मेड कपड़ा था, और इंडिया में मशीन मेड कपड़ा नहीं मिलता था, वो हैंडमेड था। सो पीपल स्टार्टेड वियरिंग हैंडमेड क्लॉथ्स। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। हैंडलूम मीन्स जो छोटे छोटे जो हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, हैंडलूम्स कहते हैं इसको। ठीक है, हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं, हथकरघा कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाला ट्रेड बढ़ गया, इंडिया के कपड़ों का डिमांड बढ़ गया। क्यों?
सारे लोग इंडियन कपड़े पहनना चाहते थे। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू वियर इंडियन क्लॉथ्स, दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द फॉरेन क्लॉथ, दे यूज टू बर्न देम डाउन। दैट्स वाई फ़ायदा हुआ, डबल फ़ायदा हुआ इंडिया के लोगों को। कैसे? एक तो अंग्रेज़ों का सारा इनकम या सारा पैसा आधा हो गया, कपड़ों से जो आता था, कपड़ों के इंपोर्ट से जो उनको फ़ायदा होता था वो आधा हो गया, और इससे इंडिया के लोगों को फ़ायदा हुआ, इंडियन मर्चेंट्स को फ़ायदा हुआ, इंडियन वीवर्स को फ़ायदा हुआ, जो कपड़े बनाते थे, जो कपड़े बुनते थे, क्योंकि उनके कपड़ों का डिमांड सडनली बढ़ गया, बिकॉज ऑल द पीपल वांटेड टू वियर इंडियन क्लॉथ्स। सो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इतना अच्छा मूवमेंट अनसक्सेसफुल कैसे हुआ? मीन्स लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, टाइटल्स छोड़ दिए, ठीक है, फॉरेन के कपड़े यूज करना छोड़ दिया, फॉरेन के चीज़ों को बेचना छोड़ दिया, तो मूवमेंट तो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था। सो व्हाई दिस मूवमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल? देखते हैं, इधर देखो प्रॉब्लम क्या था। देखो प्रॉब्लम था, दो रीज़न थे यहाँ पे, कि टाउन्स में ये मूवमेंट धीरे 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 स्लो हो गया। टाउन्स में ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म हो गया, स्लो डाउन हो गया। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स थे इसके, ठीक है, स्लो डाउन हो गया शहरों में ये मूवमेंट। क्या प्रॉब्लम था? देखो, खादी क्लॉथ मीन्स दिस क्लॉथ दैट वाज इंडियन मेड, इंडियन हैंडमेड क्लॉथ, खादी। Khadi cloth was often more expensive than mass-produced mill cloth, and poor people could not afford to buy. How then could they boycott mill cloth for a long time? देखो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में जो कपड़ा बनता था, जो हाथ से वीव करके बुन के बनाया जाता था, ठीक है, हैंडमेड जो क्लॉथ था, खादी जिसको भी कह सकते थे, वो बहुत महंगा था, और गरीब आदमी इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकता था। जबकि इंग्लैंड में मिल में बना, फैक्ट्री में बना कपड़ा बहुत सस्ता था। तो जो गरीब आदमी है कितने दिन तक इंडिया की चीज़ों को खरीद पाएगा, जो कि बहुत महंगे बिकते थे। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ पुअर मैन टू बायकॉट फॉरेन क्लॉथ्स। और फाइनली लोग फॉरेन के क्लॉथ खरीदना फिर से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इंडियन क्लॉथ बहुत महंगा था। एंड सेकंड, जो स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दिए थे स्टूडेंट, और जो लॉयर्स कोर्ट जाना छोड़ दिए थे, ठीक है, ये कितने दिन तक घर में बैठे रहते? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, सालों साल घर में बैठ कर रह पाएंगे क्या? नहीं। मीन्स प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने फॉरेन के स्कूल्स मीन्स कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस में जाने से मना तो कर दिया, तो हमको क्या करना चाहिए था? इंडियन कॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए था, जिसमें हमारे स्टूडेंट हमारे कॉलेजेस में जा सकें। बट इट वाज नॉट पॉसिबल, बहुत स्लो डेवलप हुआ, ठीक है, कोई स्कूल कॉलेजेस थे नहीं जहाँ पे वो जा सकते थे। तो फाइनली ये सारे स्टूडेंट्स फिर से गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिए, लॉयर्स कोर्ट जाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड अ प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। ये था कि हमको अपने स्कूल कॉलेजेस बनाने चाहिए थे, लेकिन हम बना नहीं सके, तो पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है। These were slow to come up, and so students and teachers began going back to government schools, and lawyers joined back to work in government courts. तो लॉयर भी अपना कोर्ट्स में वापस चले गए काम करने के लिए, ठीक है। कितने दिन घर में बैठे रहेंगे, भूखे मरेंगे, हैं, इनकम नहीं होगा, भूखे मरेंगे कि नहीं। और टीचर्स का भी जॉब छूट गया था, स्टूडेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मीन्स कोई इंडियन इंस्टीट्यूट तो था नहीं वहाँ पे जो सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते। सो फाइनली ऑल हैड टू गो बैक टू देयर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसकी वजह से ये मूवमेंट टाउन एरिया में स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम हो गया। अब देखते हैं कंट्री साइड में क्या चला था। कंट्री साइड मीन्स गांव के इलाकों में इस मूवमेंट का क्या मतलब था, ठीक है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड? फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. It included struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after war. तो गांव के एरिया में
कौन मिलता है हमको? गांव के इलाकों में हमको दो लोग मिलते हैं, टू काइंड ऑफ पीपल वी गेट। गांव के इलाकों में या तो हमको किसान मिलेंगे, पीजेंट्स, या तो जंगल के इलाकों में हमको ट्राइबल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीजेंट्स के बारे में कि क्या प्रॉब्लम था उनको, या फिर क्या समझे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गेटिंग इन अवध, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. Work without payment. Indentured labor का मतलब होता है, indentured labor का मतलब होता है work without payment, means ऐसा लेबर जिसको सिर्फ खाने पीने के लिए मिलेगा और कपड़े मिलेंगे, बस वो काम करेगा, उसको कोई मजदूरी या वेजेस या कोई सैलरी या कोई इनकम नहीं होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर, उसको हिंदी में भी बोलते हैं बेगार। लेबर दैट विलेजेस वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना कोई पैसा दिए ज़बरदस्ती जो लोगों से काम कराया जाता था उसको बेगार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग इन विलेज एरियाज। अवध जो अयोध्या में है, अवध एक जगह है जहाँ पे बाबा रामचंद्र नाम का एक आदमी था, एंड ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर। फिजी में वो इंडेंचर्ड लेबर का काम करता था, मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट। यस, तो वो वापस आया इंडिया और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट। क्या मूवमेंट था? दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants high rents and a variety of other benefits। तो जो बाबा रामचंद्र थे वो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर थे। ही केम बैक इंडिया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। तालुकदार्स मीन्स वही तुम्हारे लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, किसानों को सपोर्ट किया। क्यों? ये लैंडलॉर्ड्स जो थे, ये जो तालुकदार्स थे, वो हाई रेवेन्यू जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, हाई टैक्स लेते थे, अपने ज़मीन का जो टैक्स था हाई टैक्स लेते थे। इसकी वजह से किसान को बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, ज़मीन का किराया, टैक्स लेते थे ये जो लैंडलॉर्ड थे, और बहुत सारा फ्री में काम भी करवाते थे किसानों को, फोकट में काम कराते थे, पैसा वैसा देते नहीं थे। तो इसके खिलाफ उन्होंने अवध में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। peasants हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। जो peasants हैं, जो किसान हैं, उनको लैंडलॉर्ड्स के खेतों में, जो जमींदार हैं, जो तालुकदार हैं, उनके खेतों में फ्री में काम करना पड़ता था, ठीक है, कोई पैसा नहीं मिलता था। और peasants हैड नो सिक्योरिटी, नो लैंड, नो इनकम, ना तो उनके पास कोई ज़मीन था खुद का, ना कोई इनकम था, ना किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी थी, ठीक है। वो लोग बेगारी करते थे। दे ऑल वर बेगार। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट, वर्क फॉर फ्री, फ्री में काम करना पड़ता था ज़बरदस्ती, ठीक है। द peasant मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। तो ये जो मूवमेंट रामचंद्र ने चलाया, ठीक है, ये जो मूवमेंट रामचंद्र जी ने चलाया, बाबा रामचंद्र इन अवध स्टार्टेड अ मूवमेंट, और उस मूवमेंट में उन्होंने क्या बोला, दैट वी आर नॉट गोइंग टू पे हाई टैक्स। पहला तो ये टैक्स कम होना चाहिए। दूसरा, वी आर गोइंग टू अबॉलिश, वी आर गोइंग टू फिनिश, वी आर गोइंग टू एंड दिस बेगार सिस्टम, बेगारी सिस्टम, ये जो फ्री में काम करने वाला सिस्टम बंद किया जाएगा। और उसके बाद था वी आर गोइंग टू बायकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। हम ये लैंडलॉर्ड जो हैं, जो परेशान करते हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, जो ऑप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं लोगों को, इन सब का हम बायकॉट करेंगे, इन सब को हम भगाएंगे इधर से, ठीक है। और बहुत जगहों में एक और उन्होंने और एक रूल अप्लाई किया, नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो क्या बोला, ये जो जितने जमींदार थे, जितने लैंडलॉर्ड थे, इनके घर में ये काम करने कौन जाते थे? दो इम्पॉर्टेंट थे, दो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे सबसे। ये एक तो बार्बर जो हेयर कट एंड बियर्ड कट करने वाला था, जो बहुत ज़रूरी है, और धोबी जो कपड़े धोता है। इन दोनों
लोगों ने, इन दोनों लोगों ने बहुत सारे गांव में लैंडलॉर्ड के घर काम करने से मना कर दिया, ठीक है। और इनके बिना गांव के एरिया में, गांव के कल्चर में आपका काम होगा नहीं। जैसे शादियों में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कोई मर जाए, कोई भी पूजा पाठ कुछ भी हम करते हैं, कोई भी सोशल रिचुअल करते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स होता है, शादी हो चाहे मृत्यु भोज हो, कुछ भी हो, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? हमको नाई और धोबी की ज़रूरत पड़ती है। तो नाई और धोबी जो थे ये जमींदारों के यहाँ, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम करने से मना कर दिया। क्यों? ये लोग हाई टैक्स वसूल करते थे लोगों से, इसलिए इनके प्रोटेस्ट में नाई धोबी बंद का मूवमेंट भी चलाया गया, ठीक है। और देखते हैं क्या हुआ किसानों के साथ। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ये भी गांव-गांव जाते थे, अवध के एरिया में, उत्तर प्रदेश में जो अवध है उस एरिया आसपास में घूमते थे गांव में, और जानना चाहते थे कि किसानों को क्या समस्या है, व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, हाउ दे आर लिविंग, ठीक है। तो ऐसे ही बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे घूम घूम कर जवाहरलाल नेहरू ने एक किसानों का यूनियन बनाया, किसानों का एक ग्रुप बनाया, किसानों का यूनियन कह सकते हैं। मीन्स गांव-गांव घूमते थे और हर 2-4 गांव में एक कमेटी बना देते थे, एक किसानों का ग्रुप बना देते थे, ठीक है, एक ग्रुप बना देते थे किसानों का, दैट इज़ नोन एज अवध किसान सभा। और इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। विद इन अ मंथ over 300 branches had been set up in village around the region। तो अवध के एरिया में 300 ब्रांच कह सकते हो, 300 ग्रुप बना दिया था उन्होंने, 300 ब्रांच ओपन कर दिए थे इस किसान अवध सभा के, इस किसान यूनियन, इस किसान कमेटी, ठीक है, के 300 ब्रांच खोल लिए थे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने 1 महीने के भीतर। और ये ऐसा क्यों किया था इन्होंने? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, इस किसान अवध किसान सभा को उसमें इंक्लूड कर देंगे। इन किसानों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड करने का प्लान था उनका, ताकि ये जो कहना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो ये बड़ा रूप ले सके, एक वाइड मीन्स कह सकते हो एक ग्रेट मूवमेंट बन सके कि अंग्रेज भी कांप जाएं, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र एंड नेहरू स्टार्टेड मेकिंग किसान यूनियन, जिसको क्या बोलते हैं अवध किसान सभा। उन्होंने किसानों का ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया, अराउंड 300 ग्रुप बना दिए अवध के रीजन में, अवध के रीजन में, अयोध्या और उधर यूपी में उन्होंने लगभग 300 ब्रांच खोल दिए किसान अवध सभा के। उनका प्लान था कि जब ये कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा तो हम इन सारे किसानों को उसमें इंक्लूड करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा, ठीक है, ओके। लेकिन आगे देखते हैं, कांग्रेस जो है इस किसान अवध सभा से हैप्पी नहीं था। लिसन केयरफुली, कांग्रेस वॉज नॉट हैप्पी विद दिस किसान अवध सभा। क्यों? कांग्रेस वॉज अनहैप्पी एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921। ये जो मूवमेंट है 1921 के आते आते क्या हुआ, द हाउस ऑफ द तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, bazaars were looted, grain hoard were taken over. In many places, local leaders misinterpreted peasants that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being used to fulfill their own aims and aspirations. देखो, कांग्रेस को ये किसान अवध सभा पसंद नहीं आया। They disliked this, they were not happy with this. क्यों? क्योंकि ये जो किसान अवध सभा बना ना, ये लोग क्या करते थे, 1-2 साल बाद इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के घर, तालुकदार्स के घर अटैक करते थे, मर्चेंट्स के घर अटैक करते थे, लूट के ले जाते थे सारा सामान, ठीक है, वायलेंस यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दे ऑल्सो लूटेड बाज़ार में चोरी की, बाज़ार में घुस जाते थे ये किसान अवध सभा के जो लोग थे किसान, और लूट के भाग जाते थे।
दे ऑल्सो ग्रेन होर्ड टेकन ओवर, बाज़ार में घुसते थे, लूट पाट मचाते थे, और जहाँ पर भी अनाज स्टोर करके रखा जाता था, जहाँ पर भी ग्रेन्स स्टोर करके रखते थे, उसको चुरा लेते थे, कब्जा कर लेते थे उस पर। और क्या किया उन्होंने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गलत मीनिंग निकाला। बोलते हैं कि गांधी जी हैज़ टोल्ड नॉट टू पे द टैक्स, गांधी जी ने बोला है कि टैक्स पे नहीं करेंगे, जबकि गांधी जी ने ये बोला था कि अगर हमारा ऊपर का सारा काम नहीं होता है, अगर इतना करने के बाद भी अगर अंग्रेज़ नहीं मानते हैं, तब हम टैक्स पे नहीं करेंगे। अभी उनको नहीं बोला था कि टैक्स पे मत करो, लेकिन लोकल लीडर्स मिस इंटरप्रेटेड, गलत तरीके से लोगों को समझाया। जो लोकल लीडर्स थे बोला कि गांधी जी हैज़ सेड नॉट टू पे द टैक्स, और सारा जो ज़मीन है सब में बराबर बांट दिया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारा जो ज़मीन है सब में बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है। और क्या, गांधी जी का नाम सब लोग यूज कर रहे थे अपने अपने फ़ायदे के लिए। गांधी's name was being used to fulfill their own aims and aspirations. So this was the problem कि कांग्रेस ने औध किसान सभा को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मैं इंक्लूड करने से मना कर दिया, क्योंकि वो लोग वायलेंस यूज कर रहे थे, लूट पाट मचाते थे। ठीक है। किसान लैंडलॉर्ड्स के घर, बिजनेसमैन के घर घुस के लूट के भाग जाते थे। ठीक है। सो दीज ऑल दिस थिंग्स वर द रीजन दैट कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट किसान औध सभा। ठीक है। ऐसे ही एक मूवमेंट की बात करेंगे, एक दो मूवमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है। ऐसा ही एक मूवमेंट था जिसको हमको मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये हुआ था 1928 में। देखो हम अभी 1921 और 22 में हैं। ठीक है जी, यस। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1928 में ऐसा ही मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, एंड दिस वाज सक्सेसफुल। और ये मूवमेंट चलाया था बारडोली, जो गुजरात में है, और तालुका इन गुजरात। तालुका मीन तहसील, अ ब्लॉक, जैसे हमारा एक ब्लॉक है अभी यहाँ जो हम रहते हैं, वैसा ही ब्लॉक था एक बारडोली। तो बारडोली में ऐसे ही एक मूवमेंट चलाया था वल्लभ भाई पटेल ने अगेंस्ट द इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ज़मीन का टैक्स बढ़ा दिया था वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने, इसके खिलाफ उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया वल्लभ भाई पटेल ने, दैट इज़ नोन एज बारडोली सत्याग्रह। दिस मूवमेंट वाज अ सक्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल एक ज़बरदस्त लीडर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया था। द स्ट्रगल वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा और लोगों को बड़ा पसंद आया। वल्लभ भाई पटेल वाज अ पॉपुलर लीडर इन गुजरात एंड ऑल ओवर इंडिया। तो उनके लीडरशिप में ये किसान सत्याग्रह जो हुआ था, बारडोली सत्याग्रह, किसानों के लिए ये सक्सेसफुल रहा। दिस इज़ टू बी मेंशन हियर कि औध किसान सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद बारडोली सत्याग्रह किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था, ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था। दैट्स वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर। ठीक है। तो हम 1921 to 22 से सीधा 28 में एक एग्जाम्पल लेने गए थे, मीन्स वन एग्जाम्पल वी सॉ फ्रॉम 1928। अब हम वापस आएंगे 1921 और 1922 में। ठीक है जी। चलो, एक सोर्स भी दिया है आपके बुक में, एक रियल इंसिडेंट्स दिया है जो हुआ था। ठीक है। ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उत्तर प्रदेश को, करंटली दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस। फायर्ड एट पिसेंट्स नियर रायबरेली। रायबरेली एक जगह है जहाँ पे किसानों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई। हाँ, पुलिस ने गोली चला दी बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से किसानों के ऊपर गोली चला दिया गया। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय पुलिस। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे जाना चाहते थे जहाँ पे फायर हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया, बोला यू आर नॉट अलाउड टू गो। एजिटेटेड एंड एंग्री नेहरू एड्रेस द पेशेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम। देखो क्या हुआ, 6 जनवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के एक जगह रायबरेली में, ठीक है, जो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे किसानों के ऊपर पुलिस ने गोली चला दी। नेहरू जी वांटेड टू मीट दोज पेशेंट्स, जहाँ पे फायर हुआ था उस जगह पे जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे लोगों से, उनके परिवार से, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया।
जाने से मना कर दिया उनको। तो नेहरू जी गुस्से में वहीं भाषण देना चालू कर दिए, क्योंकि उनके आसपास में जहाँ पे वो रुके थे, जहाँ पे उनको पुलिस रोकी, वहीं पे उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। और कितने सारे किसान वहाँ पे गैदरिंग किए थे। तो उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में? उन्होंने कहा, दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन, काम एंड अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर। कहते हैं कि जो किसान थे, देवर ब्रेव, देवर काम, और शांत थे, बिल्कुल भी वायलेंस यूज नहीं किया उन्होंने, और बहुत ब्रेव थे, बिकॉज वो डरे नहीं। उनके सामने लोग बंदूक पकड़ के खड़े थे अंग्रेज, लेकिन वो नहीं डरे, डट के खड़े रहे। डू नॉट नो हाउ दे फील्ड बट आई नो व्हाट माई फीलिंग्स वर। वो कहते हैं कि आई डोंट नो कि वो क्या फील कर रहे थे, लेकिन ये देखो, ये यहाँ से पूछ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन एक आध बार दिया है यहाँ से। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस। इस पैसेज को तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये स्पीच कौन दे रहा है? नेहरू जी। नेहरू जी ये स्पीच दे रहे हैं किसको? पिसेंट्स को, जो किसान वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको ये भाषण दे रहे हैं। ओकेज़न क्या है? रायबरेली में फायरिंग हुआ है किसानों के ऊपर। तो वो क्या बोल रहे हैं? देखो, दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन। यहाँ पे दे कौन है? दे मीन्स जो पिसेंट्स मारे गए थे उनकी बात कर रहे हैं। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन। जितने लोग भी मारे गए हैं बहुत ब्रेव थे, बहुत काम एंड क्वाइट थे, उन्होंने वायलेंस यूज नहीं किया और बिल्कुल भी डरे नहीं। सामने लोग गन पकड़ के खड़े थे, बंदूक पकड़ के खड़े थे, डेंजर था सामने, बट दे फेस्ड दिस डेंजर। आई डू नॉट नो हाउ दे फेल्ट। नेहरू सेज कि मुझे नहीं पता कि वो किसान क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, बट मैं जानता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप एंड नॉन वायलेंस वर ऑलमोस्ट फॉरगटन। कहते हैं कि एक मिनट के लिए तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरा खून खौल उठा, गुस्सा आ गया मुझे, और मैं नॉन वायलेंस भूल गया। मारना चाहता था उन अंग्रेज़ों को, लेकिन बट फॉर अ मोमेंट ओनली। ये सिर्फ एक मोमेंट के लिए हुआ, एक मिनट के लिए हुआ, ठीक है। द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर। यहाँ पे ग्रेट लीडर किसे कहा है? महात्मा गांधी। द थॉट ऑफ ग्रेट लीडर हु बाई गॉड्स गुडनेस हैज़ बीन सेंट टू लीड अस टू विक्ट्री came to me, and as I saw the Kisans seated and standing near me, less excited and more peaceful than I was, and the moment of weakness passed. क्या बोल रहे हैं? नेहरू जी बोलते हैं, एक मिनट के लिए तो मैं नॉन वायलेंस भूल गया, मैं मार देना चाहता था अंग्रेज़ों को, लेकिन फिर मुझे याद किसकी आई? गांधी जी की याद आई। कहते हैं कि भगवान ने भेजा है उनको कि इंडिया को आज़ादी दिला सकें। वो भगवान का भेजा हुआ वो लीडर है। अगर वो कहता है कि नॉन वायलेंस फॉलो करना है तो हमको फॉलो करना है। तो नेहरू कहते हैं कि एक मिनट के लिए मैं भूल गया था नॉन वायलेंस, लेकिन मुझे फिर से याद आ गया कि हमको नॉन वायलेंस नहीं फॉलो करना है। एंड वो कहते हैं कि जब मैं मेरे सामने बैठे किसानों को देखा जो मेरे से ज़्यादा शांत थे, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जबकि किसान चुपचाप थे। दे वर फॉलोइंग द नॉन वायलेंस। तो उनको देख कर मैं सीखा, उनको देख के मैं याद किया कि आई डोंट हैव टू बी एक्साइटेड, आई डोंट हैव टू फॉलो दैट वायलेंस पाथ। सब चीज़ पीसफुली करना है, ठीक है। और कहते हैं, आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑन नॉन वायलेंस, आई नीडेड द लेसन मोर देन दे। वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी, नॉन वायलेंस का लेसन मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। वो किसान तो बहुत शांत थे, चुपचाप बैठे थे, उनके भाई मारे गए थे, उनके फेलो ब्रदर्स, फेलो peasants वर किल्ड, इवन दो peasants वर काम एंड क्वाइट, दे वर मोर स्टेबल देन मी। वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा शांत और चुपचाप वो बैठे थे, तो शायद मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नॉन वायलेंस के बारे में। एंड दे हेडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्ड, मीन्स उन्होंने मुझे सिखाया, कह सकते हैं मैं उनसे सीखा कि नॉन वायलेंस फॉलो करना है, और फिर सारा जो गैदरिंग हुआ था वो अपने अपने घर चले गए। Yes, this was non-violence movement in countryside. देखो, सबसे पहले हमने टाउन्स में पढ़ा, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में। हम उसके बाद पढ़े कि गांव में या गांव के इलाकों में, विलेजेस में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चल रहा था, ठीक है, क्या मीनिंग था इसका। और आगे हम देखेंगे ट्राइबल एरियाज़ में, जंगली इलाकों में, जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पे इस मूवमेंट का क्या असर था, कैसे इस मूवमेंट ने वहाँ पे काम किया। व्हाट वाज मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम, ठीक है, स्वराज का मीनिंग उनके लिए क्या था। देखते हैं उन्होंने क्या समझा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक।